बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 189 मुलाहिज़ा फरमाएं। चाबियाँ तलाश करने या दरवाज़ा तोड़ने में जितना वक्त लगता वो हमारे लिए काफ़ी था। बाहर आकर मैंने टेलीफोन की लाइन को देखा। जहाँ ये लाइन दीवार पर से गुजर रही थी वहाँ मैंने स्टेन गन के दस्ते से कई बार चोट मारी और फिर तार को मोड़ कर अलग कर दिया। मोहसिन जीप में सामान रखने के बाद डैडी के साथ खड़ा हुआ था। राबिया और नाज़ो पिछली सीट पर थी और सामान बीच में रखा हुआ था। मैंने स्टेन गन को एक सीट के नीचे छुपा दिया। सिराज का रिवाल्वर मैंने मोहसिन को दे दिया। चलो धक्का लगाओ, मैंने कहा। क्या मतलब? गाड़ी तो ठीक है, मोहसिन ने कहा। मतलब बाहर जाके समझाऊंगा, मैंने कहा। देर मत करो, शाबाश। मैंने राबिया से स्टीयरिंग संभालने को कहा। हम तीनों के जोर लगाने से जीप आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। सड़क तक आने में हमारे 2 मिनट सर्फ हुए। आगे मामूली सा नशेब था। हम सब की मुतहिदा कोशिश से जीप की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि हमें साथ दौड़ना पड़ा। ज़रा सी देर में हम सिराज के घर को काफ़ी पीछे छोड़ आए। मोहसिन और डैडी का सांस फूलने लगा। यार ये क्या मुसीबत है, लोग देख रहे हैं, मोहसिन ने जल्ला कर कहा। क्या देख रहे हैं? मैंने डांट कर कहा। और क्यों देख रहे हैं? बदतमीज़ लोग, पर्दादार खवातीन बैठी हैं। पर्देदार खवातीन क्या मज़े से बैठी दांत निकाल रही हैं? मोहसिन ने कहा। जैसे गधा गाड़ी है 3 गधों वाली। यार सिकंदर बादशाह, इस मुसीबत को हम इतनी देर में यहाँ तक खुद खींच कर लाए हैं। डैडी आमते हुए बोला। उसे चला कर लाते तो अब तक 2 मील दूर निकल गए होते। अच्छा, मैंने हैरानी से कहा। यह बात पहले क्यों नहीं बताई? चलो बैठो। मोहसिन ने फौरन ड्राइविंग संभाल ली। चाबी घुमाती इंजन घुराया। अब किधर चलें? जहाँ सींग समाए या जहाँ तकदीर ले जाए। सींग तो हमारे सर से गायब हो चुके हैं, मोहसिन बोला। और जिस पर हम बैठे हैं उसे जीप कहते हैं, तकदीर नहीं। यह जीप भी उधर ही जाएगी जिधर उसे हमारी तकदीर ले जाएगी, मैंने कहा। जैसे रात को वो घोड़ा खुद तो बच गया मगर हम फंस गए, हमारी शामत आई थी। या जैसे हम निकल गए और हमारा लैंड लॉर्ड फंस गया, मोहसिन बोला। उसकी भी शामत आई थी। मैंने हजरत सिराज को माँ वालदा बाइदा बाथरूम में बंद कर दिया था, मैंने कहा। और उनसे कहा था कि खबरदार जो जीप के रवाना होने तक आवाज़ भी निकाली। वो अभी तक दम साधे बैठे होंगे कि जीप स्टार्ट होने की आवाज़ नहीं आई। अब समझ में आ गया कि मैंने इतनी दूर आके इंजन क्यों स्टार्ट किया था। डैडी ने गड़े जैसा सर हिलाया। फिर तो वो ना जाने कितनी देर वैसे ही बैठे रहे, ये समझते हुए कि अभी हम निकले नहीं हैं। इस जीप को हम शहर में अपने साथ लेकर नहीं फिर सकते, मोहसिन ने कहा। फिर भी इस इलाके से तो निकलना ही है जहाँ में रात को पुलिस ने तलाश किया होगा, मैंने कहा। मुमकिन है वो अभी तक नाकाबंदी किए बैठे हों। किसी पुलिस वाले की जीप कोई नहीं रोकेगा। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। मैंने कई जगह पुलिस वालों को गाड़ियां रोककर अंदर झांकते देखा। वो टांगों पर भी नजर डाल रहे थे और बसों ट्रकों पर भी डाल रहे थे। अगर इस वक्त हम किसी प्राइवेट कार या टैक्सी में होते तो ज़रूर पकड़े जाते। पुलिस की जीप अपने रंग की वजह से दूर से पहचानी जाती थी और उस पर अंग्रेज़ी में लिखे हुए हरूफ इतने नुमायां थे कि हमें किसी ने काबिल तवज्जो नहीं समझा। रास्ते में मुखालिफ सम से आने वाली इसी किस्म की 2 जीपों से वास्ता पड़ा, मगर वो जन से गुजर गई। किसी ने गौर भी किया होगा तो यही समझा होगा कि किसी पुलिस अफसर की फैमिली बैठी है। खतरे की हुजूर से बहुत दूर आ जाने के बाद मैंने मोहसिन से जीप को रोकने के लिए कहा। मैंने और डैडी ने तमाम सामान उतार के सड़क से ज़रा दूर रखा। ये मियानी साहब के कब्रिस्तान का अकबी हिस्सा था। हसैन गन को मैंने सूट केसों के पीछे छुपा दिया। अब तू जीप को आगे ले जा, मैंने कहा। और यहाँ से 1 मील दूर छोड़कर टैक्सी में लौटा। कहाँ जाने के लिए? मोहसिन ने कहा। मैं डैडी को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ, दरोगा वाला, मैंने कहा। और मोहसिन ने सर हिलाया। वो जीप लेकर हवा हो गया। राबिया और नाज़ो सामान पर बैठ गई। तुम लोगों की जुरात बहुत बढ़ गई है, नाज़ो ने बहुत देर बाद एक बात कही। किसी बात से नहीं डरते। हमारे लिए शायर ने कहा था, मुश्किलें इतनी बड़ी मुझ पर क्या आसान हो गई। मैंने हंसकर कहा। अब तो एहसास भी नहीं होता कि हम कैसे संगीन खतरा से 2-4 थे। किसी न किसी सूरत निकल ही आते हैं। भीगने का डर उस वक्त तक रहता है जब तक आदमी दूर खड़ा डरता है। जब एक बार पानी में गोता मार लिया तो डर खत्म। क्या तुम बहुत खौफजदा हो? वहां तो थी सिराज की कोठी में, वो बोली। वो भी पुलिस अफसर है ना, लेकिन वो तुमको पहचानता तो नहीं था कि तुम इकराम शेख की बहन हो। अगर पुलिस के फ़ोन पर तुम्हारे बारे में कुछ बताता तो मेरे बारे में भी बताता, नाज़ो बोली। फिर उसे मालूम हो जाता। कैसे मालूम हो जाता? मैंने कहा। क्या हो गया तुम्हारी अकल को? राबिया ने कहा। अरे भाई, अब तक इकराम शेख अपनी बहन के अगवा किए जाने की रिपोर्ट लिखवा चुका होगा और ये रिपोर्ट हर थाने को मिल चुकी होगी। अगवा कुंदा तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। FIR में हम सब का नाम भी हो सकता है। मुझे अफसोस हुआ कि इतनी मोटी बात मेरी अकल में नहीं आई। इकराम शेख क्या कहेगा? ये कि हम नाज़ो को घर से उठा लाए? नहीं, वो कहेगा कि मैं बहन को रहनुमा बना के मुजरिमों के ठिकाने पर छापा मारने गया था, राबिया ने कहा। लेकिन मुजरिम ज्यादा ताकतवर थे, मुकाबला करके निकल गए
और मेरी बहन नाजो को भी ले गए। ये बात वो साबित कैसे करेगा? वहां से कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिलेगा जो कहे कि यहाँ पुलिस आई थी और उनका मुजरिमों से मुकाबला हुआ था। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो मुअत्तल हो जाएगा। उसने अफसराने बालों को कामयाबी का पूरा यकीन दिलाने के बाद इस किस्म की कार्रवाई के इख्तियार हासिल किया होगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? ड्राइवर मारा गया, जो गिरफ्तार करने गए थे खुद गिरफ्तार बला हो गए। सारे ऑपरेशन की नाकामी का जिम्मेदार इकराम शेख को ठहराया जाएगा। इसके अंदाजे गलत थे, मंसूबा बंदी गलत थी और तवक्कुआत गलत थी। मालूम नहीं गालिब पर क्या बीती। राबिया ने कहा, उसे तो अब रात ही को फ़ोन करेंगे कहीं से। मैंने कहा, जब वो ऑफिस में होगा। इकराम शेख के बयान पर वो हवालात में भी हो सकता है। राबिया ने कहा, किसी एएसआई का बयान एक अखबार की इदारती अमले के बयान को रद्द नहीं कर सकता। गालिब के दोस्त बहुत हैं। दारोगा वाला में कौन है? नाजो ने सोचते हुए कहा, कोई भी नहीं, बस इस जगह से जितनी दूर होंगे उतना ही बेहतर है। मैंने कहा, आज की रात तो हम होटल में भी नहीं जा सकते, देखेंगे किसी जगह पनाह मिल जाए तो अच्छा है। किराए का कोई मकान सबसे बेहतर रहेगा। मैं चाहता हूँ तुम दोनों अपने ये शहरी चेहरे और लिबास बदल डालो। लिबास तो बदल जाएगा, चेहरे कौन बदलेगा? नाजो मुस्कुराई। वो क्या मुश्किल है? अपने ये सेट किए हुए किसी हेयर टाने की इश्तिहार में नजर आने वाले बाल बखेर लो, इनमें बहुत सा कड़वा तेल चिपड़ के खाना बदोश औरतों की तरह गूंथ लो। मट्टी पड़ेगी तेल में तो बाल चिकट नजर आएंगे। ऐसे शादाब चेहरे दावत निजारा देते हैं और तुम्हारी तरफ किसी की निगाह भी ना उठे तो अच्छा है। मुंह पर थोड़ी बहुत स्याही मल लो। औरतें तो खुद मेकअप की माहिर होती हैं। अपने जहन में किसी जायल देहाती औरत का हुलिया रखो और खुद को वैसा ही बना लो। मैंने कहा, कपड़े हम ला देंगे, कागरा, चोली या लंबा कुर्ता और धोती, हाथ में हुक्का। मैं आप दोनों से मुखातिब हूँ। राबिया और नाजू हंसते हंसते बेखाल हो गई। हम ये नहीं कर सकते। उन्होंने मुश्तरका एलामिया जारी किया। क्यों? मैंने माथे पर बल डालकर कहा, मैं और मोहसिन भी तो कार्टून बन के फिर रहे हैं। वो तो सराज ने हमारा मेकअप खराब करके हमें फिर वही बना दिया जो हम हैं, वरना हम क्या थे? और आइंदा भी हम ऐसे ही हीरो बन के तो नहीं फिर सकते। हमें भी भेस तो बदलना ही पड़ेगा। इस बार मेरा ख्याल कुछ हो रहा है, मेकअप के बगैर कुछ हकीकी रंग देने का। क्या? राबिया ने दिलचस्पी से मुझे देखा। मेरा ख्याल है कि हम सर साफ करा दें। मैंने कहा, छठियल मैदान, बेआबो गया, पगड़ियां बांध लें और धोती के साथ चोगे पहन लें। हाथ में वही हुक्का, पैरों में खुसा मुल्तानी, कानों में मुंदरियां और ईसान बान शान से हम सब कल सुबह गामे शाह साहब की खिदमत में हाजिर हों। उनके मोतक़िद बन के कोई मन्नत मानने जाएं और उनके मुरीदों में शामिल होने की कोशिश करें। इजाज़त मिले तो वहाँ चिल्ला काटें ताकि गामे शाह के चेलम का पक्का बंदोबस्त हो जाए। मोहसिन उसी वक्त टैक्सी लेकर नमूदार हुआ। उसने सबसे पहले ये खुशखबरी दी कि ड्राइवर की मेहरबानी से मकान भी मिल गया है। टैक्सी ड्राइवर मजजूब सिफ्त आदमी था और उसने हमें दारोगा वाला की जानिब ले जाते हुए अपने अजीबोगरीब अकायद व नज़रियात की तबलीग की जो सारे ज़माने से निराले थे। मगर हमने उससे इख्तलाफ नहीं किया। वह बहुत जलाली शख्स था और उसको दावा था कि अब तक वो 24 नाफरमान जिन्नात को नीस तो नाबूद कर चुका है। हम आदमी खाकी वो फ़ानी उसके उताब को दावत देने की हिम्मत नहीं रखते। शालीमार बाग के सामने से गुजरते हुए उसने हमें बादुल्लाल हुसैन रहमतुल्लाह के बारे में मुतअद्दिद ऐसी रिवायात से रोशनास किया जो मुबालगा अमेज़ और कुछ गुमराह कुन भी लगती थी, मगर हमने उनकी तारीखी सनद पर भी इसरार नहीं किया। इत्मीनान की बात यह थी कि उसने हमसे कोई शराफत की सनद नहीं मांगी और दो जवान औरतों को बेपर्दा अपने साथ लेकर घूमने पर हदफ व मुलामत नहीं बनाया। मौका पाते ही मैंने उसे मकान के बारे में सवाल किया। मकान कैसा है? वो बोला, सोनियो, उसकी 4 दीवारियों में उत्ते पक्की छत है, अंदर जान और बाहर आन का रास्ता है। और की चाहिए जे? जरा पुराना है तो तुम कौन से नवे जम्मे हो? यह बड़ी मुंतकी दलील थी। क्या पुराना है और क्या पुराना नहीं है, ये सब हालात और देखने वाले की नज़र का फैसला है। खरीदार के नुक्ते नज़र से 10 साल पुराना मकान पुराना है, बेचने वाले के लिए नया बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए गुज़िश्ता साल का कार मॉडल भी पुराना है, कुछ के लिए 10 साल पहले की कार भी नहीं है। 50 साल गुजर जाने के बाद भी इस्लामाबाद नया शहर रहेगा। आदमी नया पुराना कब होता है? साल भर का बच्चा, 10 साल का लड़का, 20 साल का जवान, सब पुराने हैं। उसने ठीक कहा था कि हम कौन सी आज पैदा हुए हैं। खुद को नया कहें और मकान की उसने एक जामे तारीफ कर दी थी। इसमें बुनियादी तौर पर क्या कुछ होना चाहिए, बाकी सब चूंचले हैं, आसाइश है या अय्याशी के सामान है। क्या दरी और क्या कालीन, क्या पंखा और क्या एयर कंडीशनर, क्या तख्त और क्या फोम रबर का किंग साइज बेड, जहां तक चाहो पाँव फैलाते जाओ। लो जी, इस मकान में भी 4 जिन्नात ने वक्त डाल दिया था। वो बोला, हम जरा गाफिल हुए और ना मुरादों ने कब्जा कर लिया। किराएदार को चुप के बाहर सूट दिया। वो मंजी बिस्तरा फिर उठा के लाया, उन्होंने फिर उलट दिया। सवेरे वो 10 किया, फिर जी हमने दूजा बंदा रखा, उसका भी अशर नशर कर दिया।
4 किराएदार नसा दिए जी। हमने कहा कि अच्छा भाई, अब यहाँ तुम नहीं या हम नहीं है। 40 दिन का अमल था, खुद हम सूली पर लटक गए, मगर रब दी शान हमने सबका खाना खराब कर दिया। कुछ गौर फरमाया आपने? राबिया ने कहा, हम जिस मकान में जा रहे हैं वो आसेब ज़दा है नहीं सोनियो था। टैक्सी ड्राइवर के कान बहुत तेज थे। हम जहाँ डेरा डालते हैं वहां से भूत भाग जाना पसंद करते हैं, मोहसिन बोला, वरना खाना जंगी का इम्कान रहता है। और भूत क्या, उनके आबा वजदाद भी हमसे बिगाड़ मोल नहीं लेते। मैंने कहा, जरूर आपके पास हमारे पीर साईं गामे शाह का तावीज़ होगा। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, गामे शाह? हाँ, उन्हीं की तो करामत है सब में। मैंने फौरन कहा, बड़ी ऊंची जात है जी उनकी। टैक्सी ड्राइवर खुश हो गया। हमने बड़ी खिदमत की उनकी तो उन्होंने बड़ा करम किया और सानू दस दिता अपना खास इल्म। बस जी उस दिन दे बाद असी ते कर दिता कुंडा जिन्नात दा। गामे शाह दी क्या बात है, शायद जिन्नात नू गुलाम बना लिया। किसी औरत ते जिन्न आ जावे, बस एक नजर जिन्न दा बेड़ा गर्क। अच्छा जी, गामे शाह जिन्न उतारते हैं? मोहसिन बोला, और वो भी खवातीन के सर से। लो जी, और जिन्न क्या मुर्दों के सर आते हैं? वो बोला, बस ये आपने तो हमारी मुश्किल आसान कर दी। मैंने कहा, ये मेरी घर वाली है और ये इसकी, दोनों पर जिन्नात का असर है। हम अगर जाएं गामे शाह की खिदमत में तो जिन्न उतर जाएंगे। उतरने वाले जिन्न तो नहीं है, मोहसिन आयशा से बोला और राबिया ने उसको कूनी मार के खामोश किया। आप जाके तो देखो, रब दी शान वड्डी। वो बोला, मगर इस तरह ना ले जाना। मेरा मतलब है औरत जात नू चादर विच जरूर होना चाहिए। शाह साहब का हुक्म है कि किसी जनानी दा मुंह नहीं वेखना, बूथा छुपा के जाना। बुरका पहना के ले जाएंगे जी, गामे शाह को बूथा किसी का नजर नहीं आएगा। मैंने कहा। ऐन उसी वक्त टैक्सी रुक गई। चुनाचे टैक्सी ड्राइवर ने इस मौजू पर गुफ्तगू खत्म की और नीचे उतरकर एक पुराने कवाड़ों वाला दरवाजा खोलने लगा। गली में दोनों तरफ ऐसे ही पुराने मकान थे, बेशतर एक मंजिला, लेकिन कहीं कहीं 2 मंजिला घर भी नजर आ रहे थे। सबका रंग वही था जो ईंटों का रंग था और मौसमी असरा से स्याही माइल भूरा हो गया था। गली की चौड़ाई इतनी कम थी कि टैक्सी के खड़े हो जाने से रास्ता तकरीबन बंद हो गया था और बाकी मांदा जगह में से कोई पैदल चलने वाला नहीं निकल सकता था। जितनी देर में हमने अपना असबाब टैक्सी से उतार के अंदर मुंतकिल किया, एक साइकिल सवार ने वेट लिफ्टिंग का मुजाहिरा करते हुए अपनी साइकिल दोनों हाथों में सर से ऊपर बुलंद की और उसी जगह में से गुजर गया। दोबारा साइकिल पर बैठ के हवा होने से कबल उसने बावाज़े बुलंद टैक्सी वाले से जो कुछ कहा, उसका मतलब ये निकलता था, आखिर वो अपनी ज़ईफ वालदा को यहाँ क्यों छोड़ गया है। टैक्सी ड्राइवर ने जवाब में बराबर की बात चिल्ला के कही, मगर बात उससे आगे नहीं बढ़ी। उसी वक्त मुखालिफ सम से दूसरी टैक्सी आ गई और उसने हारन देने के अलावा गलेबाजी भी शुरू की। उसने बनकार के कहा, ओए कौन है इस गुआची गां दा मालिक? उसने बनकार के कहा, ओए हटा इनू, नहीं तो असीं उत्तों लंघ जावांगे। केड़ा है भाई तू उत्तों लंघण वाला? टैक्सी ड्राइवर बाहर निकला। इन्ना तावड़ा है तो फिर ले जा। हम अपना सामान उतार चुके थे और टैक्सी का किराया भी दे चुके थे, मगर मकान के किराए के मामलात अभी तस्वीया तलब थे। इधर दोनों टैक्सी वालों में बराह रास्त तसादुम का खतरा पैदा हो गया था। दोनों मुकाबले पर खारन बजा रहे थे और एक दूसरे से मुतालबा कर रहे थे कि वो पीछे जाए। पीछे जाने पर कोई आमादा ना था और दोनों जानिब रुक जाने वाले सिर्फ इस बात में दिलचस्पी ले रहे थे कि देखें बिलाखिर कौन अपनी बनवाता है। एक कहता था कि तू उधर से क्यों आया, तो दूसरा पूछता था कि तू इधर क्यों आ भरा। उनकी जंग खत्म होने वाली नहीं थी क्योंकि फरीके सानी सीरियस नहीं था और इस कदर कलंदराना वजह के टैक्सी ड्राइवर को मुश्तइल करके मजा ले रहा था ताकि पब्लिक भी कुछ फिक्रे बाजी से लुत्फ अंदोज हो। खुदा के लिए पहले हम से बात करो, मैंने चिल्ला कर कहा। किराया ले लो इस मकान का। किराया कैसे ले लें जी? वो जल्ला कर बोला। लो है ना कमाल दी गल, रहे अभी एक दिन भी नहीं, किराया ले लो। ओ मियाँ जब रहोगे तो ले लेंगे किराया भी। चल लो पीछा कर अपनी बेबे नू। मैं अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। उनकी आपस में तकरार की आवाज कुछ देर बाद आनी बंद हो गई। मालूम नहीं उनमें से किसी ने अपनी खार मानकर टैक्सी पीछे की। मोहसिन का ख्याल था कि दोनों जिद्दी थे, अपनी टैक्सी सचमुच दूसरे की टैक्सी के ऊपर से गुजारने के लिए हो तो अजब नहीं। मकान वाकई असेब ज़दा था। नक्शे के एतबार से आम किस्म का अजीबाना मकान जिसके 2 कमरे थे, दोनों साथ साथ। उनके सामने मुख्तसर सा किचन, बाथ और लैट्रीन। आंगन बमुश्किल इतना बचता था कि 2 चारपाइयां डाली जा सकें। दोनों कमरे की एक एक खिड़की गली की तरफ खुलती थी और एक एक बरामदे में। हर खिड़की में लोहे की सलाखें फिट थी। खाली कमरों की गर्द से अंदाजा होता था कि आसेब ज़दा मशहूर होने के बाद इस घर में कोई आबाद होने आया था तो ये बहुत पुरानी बात थी। गालबन हर किराएदार के ज़ाती तजर्बात मुख्तलिफ थे और उनका जहन हर घर से मंसूब वाक़यात से खुद ब खुद मुतासर हो गया था। वो टैक्सी ड्राइवर तो हमें यहाँ छोड़ के ऐसे फरार हुआ जैसे हम भी खुदा न ख्वास्ता वो है शहरी जिन्नात। मोहसिन बोला। इसमें शक की कौन सी बात है? राबिया बोली।
सूरज से जरूर आदमजाद लगते हैं आप हजरात। खवातीन को आपने अरवाए खबीसा के कबीले से अलग क्यों फरमा दिया? मोहसिन बोला, चुड़ैलें भी ऐसी ही होती हैं। यार ये लड़ाई मत शुरू करो, इनको घर साफ करने दो। मैंने कहा, क्या फायदा? राबिया ने टहलते हुए घर का मुआयना जारी रखा। तुम कौन से यहाँ टिक कर रहोगे? अरे भाई इरादा तो है। मैंने कहा, कल के लिए तकदीर में क्या लिखा है ये कौन जानता है? मैं जानती हूँ कि कल हम खुद फरार ना हुए तो यहाँ से भी निकाले जाएंगे। राबिया ने कहा, बस जब तक यहाँ रहना है ऐसे ही रहो, कोई सादो सामान नहीं, कोई तकल्लुफ नहीं। तो क्या इसी तरह मट्टी के फर्श पर सोएंगे? मैंने कहा, हे खाक के पुतले, एक दिन तुझको मट्टी के फर्श पर ही सोना है। मोहसिन ने किसी फलसफी की तरह कहा, मैं जाके दरी वगैरह लाता हूँ, कम से कम फर्श तो झाड़ दो। मैंने कहा, खाना भी बाजार से ले आएंगे, लेकिन फर्ज करो हमें यहाँ रहने की मोहलत मिली। 1 महीने तक हम बाजार से लाकर या बाजार जाकर नहीं खा सकते, चाहे तो बाजार की पी नहीं सकते। मोहसिन ने मेरी तायद की। एक बार फिर मैं और मोहसिन बाजार की तलाश में निकले। जरूरत का काफी सामान हमें वहीं से मिल गया। हम खवातीन की हिफाजत के लिए डैडी को छोड़ आए थे, चुनाचे काफी मुतमईन थे। रजाइयां लेने के लिए हमें सदर जाना पड़ा। आखिर ये टैक्सी ड्राइवर किराया क्यों नहीं लेकर गया था? मैंने कहा, वो देखना चाहता है कि सुबह तक क्या होता है। मोहसिन बोला, जिन्नात हमें रहने भी देते हैं या नहीं? अभी वो हमसे महीना भर का किराया ले लेता और सुबह हम थर थर कांपते उसकी खिदमत में हाजिर होते कि भाई हमें माफ करो और किराया वापस करो। अगर हम रह सके तो वो किराया भी ले जाएगा। उसने हमें अपना पता तक नहीं बताया। बता देगा, नहीं बताएगा तो हम मालूम कर लेंगे। मैंने कहा, टैक्सी का नंबर मुझे याद है। क्या उसका अपना घर उससे भी बड़ा और अच्छा होगा कि वो खुद यहाँ नहीं रहता? मोहसिन बोला, मुमकिन है उसे भी जिन्नात ने यहाँ ना रहने दिया हो। मैंने हंस कर कहा, हमसे किराया तो मिले, वरना लोग आसेबज़दा मकान से दूर भागते हैं। ना किराएदार मिलता है ना खरीदार। मुझे तो वो आदमी खबती लगता है। आखिर उसने खुद ही क्यों बताया कि यहाँ जिन भूत हैं? मोहसिन बोला, हम ये कह सकते हैं कि साफ गो आदमी था और धोखेबाज नहीं था। मैंने कहा, उसने पहले से अपनी पोजीशन महफूज कर ली, इस डर से कि हमें बाद में मालूम हो तो हम उसे कसूरवार समझेंगे। हमें उसने एक काम की बात बता दी है, गामे शाह के बारे में। हमें गामे शाह की खिदमत में हाजिर होना ही था। हमारे चेहरे तो फिर असली हो चुके हैं। मोहसिन बोला, हम वहां जाएंगे तो गामे शाह फौरन पहचान लेगा। ये भी अच्छा ही हुआ। मैंने कहा, नकली चेहरे बहुत से लोगों की नज़र में आ चुके थे। अब कुछ और करेंगे। मेरा इरादा है कि हम किसी दूर के गांव से आने वाले अकीदतमंद बनकर जाएं। हमारा उलिया बिल्कुल देहातियों वाला हो। गामे शाह की नज़र फिर भी हमें शिनाख्त कर लेगी। बात यह अजीज़म, मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम में खवातीन आगे रहें और उसके लिए मेरे ज़हन में जो स्कीम है वो ये है कि कल राबिया और नाजो पुराने देहाती वज़े के कपड़े और मैले बुरके उड़कर गामे शाह की दरगाह तक जाएं। उनके लिए कपड़े और बुरके कहाँ से मिलेंगे? नए तो मिल जाते हैं, मगर पुराने कौन देगा? वो भी मिल जाएंगे, शहर की किसी बिकारन से खरीद लेंगे। मैंने कहा, 100-200 में वो अपने कपड़े दे देगी, जबकि इसी कीमत में नए कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन वो कपड़े उनकी आमदनी का जरिया होती है। ड्यूटी के बाद वो इम्पोर्टेड कपड़े के सूट पहनती होंगी। मोहसिन बोला, अरे यार, फकीरनी से ना सही किसी गरीब औरत से ले लेंगे। मैंने कहा, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मसला है हमारे गामे शाह तक पहुंचने का और उसे काबू करने का। मैंने ये सोचा है कि अगर नाजो राबिया बुरके उड़कर आम अकीदतमंदों के साथ अंदर दाखिल हो जाएं और फिर किसी तरह वहां ठहरने में कामयाब हो जाएं जब तक कि वहां कोई ना रहे। गामे शाह की दरगाह में हाजिरी तो सब दे सकते हैं, मगर वहां हर वक्त मजमा रहता है। मोहसिन बोला, उसके चेले चांटे हर एक पर नजर रखते होंगे। जिसे वो फराड गामे शाह एक बार अपनी नजरे करम से नवाजे, उसे फौरन रुखसत भी होना पड़ता होगा। अर्दे मुदा और गामे शाह की दुआ के बाद वहां रुकने का क्या सवाल? नाजो राबिया को इतनी देर कौन ठहरने देगा? तखलिया हो जाएगा। वो कोशिश करें तो ठहर सकती हैं। मैंने कहा, मसलन वो कहें कि हमें बिशारत हुई है और हम यहाँ 24 घंटे का चिल्ला काटने की आरजू मानते हैं। यहाँ में हुक्म है कि गामे शाह की दरगाह में अपना वजीफा मुकम्मल करो। कोई भी कहानी सुना दे कि वो कौन सी मुराद पाने के लिए हाजिर हुई हैं। ज्यादातर औरतें इन जाली पीरों फकीरों से क्या मांगती हैं? औलाद या शोर की तवज्जो, शौकन की मौत या सास के मुजालिम से छुटकारा, बीवी से निजात, खुद वो अपनी हो या औलाद की। नाजो राबिया भी गिरिया जारी करें और रोएं और बचले और गामे शाह की दरगाह में सुबह से शाम तक नवाफिल पढ़ने की इजाज़त हासिल करें। मेरा ख्याल है कि पब्लिक के सामने वो इनकार नहीं कर सकेंगे। उन्हें कोई खतरे की बात भी महसूस नहीं होगी अगर 2 औरतें एक गोशे में वजीफा पढ़ती हैं या नवाफिल तो पढ़ती रहें। इस तरह राबिया और नाजो को मौका मिल सकता है। राबिया के पास भी रिवाल्वर होगा और नाजो के पास भी, लेकिन खुदा न ख्वास्ता उनसे असला छीन जाता है और वो बदमाश जो गामे शाह के साथ हैं उन्हें काबू कर लेते हैं। फिर नाजो वही कर सकती है जो उसने सराज के साथ किया था। वो सबके हाथ पैर तोड़ सकती है और हमारे लिए रास्ता साफ कर सकती है। फर्ज करो नाजो कामयाब हो जाती है, फिर हम क्या करेंगे?
मोहसिन ने सोचते हुए कहा, यह मैंने अभी नहीं सोचा। मैंने कहा, यह हो सकता है कि हम बाहर मुंतजिर हो और वो गामे शाह को उसके मुरीदों समेत बेबस करके ले आएं। यह भी मुमकिन है कि हम दूसरी तरफ से दाखिल हों। गामे शाह की दरगाह की आते में पहुंचने के लिए एक जेर ज़मीन रास्ता भी इस्तेमाल होता है जो एक गैराज में निकलता है। हम एक मरतबा उधर से बाहर निकले थे। अगर हम किसी अंदर जाने वाले ट्रक पर काबिज हो जाएं तो अंदर पहुंचना मुश्किल नहीं है। अंदर हमारी फौज का दूसरा बाजू MRS की जनाना फोर्स। मोहसिन ने कहा, हाँ, जनाना फोर्स अंदर से आ मिले तो दुश्मन का मोर्चा सर। मैंने कहा, तेरी तजवीज़ खतरनाक मगर काबिल अमल है। मोहसिन बोला, सराज साहब को खबरदार कर चुका होगा। इन हालात में देर करने में नुकसान का अंदेशा है। मैंने कहा, वो पागल का बच्चा तो ये समझ रहा है कि हम गधे हैं और हमें उनके असल कारोबार का इल्म नहीं। मोहसिन बोला, हमें गालिब से भी मशवरा कर लेना चाहिए। मैंने कहा, उसने कहा था कि मुझे ऑफिस में फ़ोन कर लेना। गालिब में ऑफिस में सोता हुआ बिला टेलीफोन पर उसकी आवाज़ यूं सुनाई थी जैसे वो अब भी सो रहा है। हाँ भाई, हाँ, हम सो रहे थे और क्या करें, मुकद्दर में सोना है या रोना। वो बोला, रात को खैरियत रही ना। मैंने कहा, हुई थी। हमने कहा कि मियाँ जाओ, क्यों हम कलंदरों के मुंह लगती हो, हम ना कहीं गए कहीं से आए। गालिब ने जमाई लेकर कहा, जग मार के तशरीफ ले गए। अलबत्ता एक खबर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे वो चौधरी साहब है ना, वो फिर वहीं आबाद हैं उसी पुरानी कोठी में और मुझसे रहे कि वो ना कहीं गए थे और ना कहीं से आए हैं। कोठी कभी खाली नहीं रही है। वो ड्रामे करने वाला आदमी है। मैंने कहा और रसीवर रख दिया। जब हम वापस पहुंचे तो राबिया और नाजो झाड़ू दे चुकी थी। एक सेन में लगा हुआ हैंडपंप चला रही थी और दूसरी अपना मुंह धो रही थी। झाड़ू उन्होंने पड़ोस में से मांगी थी। ख्वाजा नेक मोहम्मद उर्फ उस्ताद टैडी बगौर अपने पूरी सरार संदूक का मुआयना कर रहे थे। हमें देखकर वो चौंका, लेकिन मैंने उसे खींच कर अलग कर दिया। मैं फैसला कर चुका था कि आज तो संदूक खोल कर देखूंगा, ख्वाह कुछ भी हो जाए। डैडी ने हमारे तेवर देखे हुए हमारे अजाइम का अंदाजा कर लिया। मेरे धक्के से वो कुछ दूर जा गिरा, लेकिन उसने उठने के बाद कोई एहतजाज नहीं किया और मुज़ाहमत की कोशिश नहीं की। आज सबसे पहले ये देखना है कि तुम्हारी संदूक में कौन सा कारून का खजाना है। मैंने कहा, यह संदूक एक मुअम्मा बना हुआ है। मोहसिन ने मेरी हिमायत की। ये हमारी अकल के लिए एक चैलेंज बन चुका है और अजीब बात यह है कि जब भी हमने तुमसे पूछा तुम टाल गए। मैंने कहा, और जब खुद हमने अपने तौर पर इस राज से आगाही का फैसला किया तो कोई ना कोई ऐसी बात होगी कि हम कुछ ना कर सके। आखिर तुम इसको मुअम्मा क्यों समझते हो? डैडी ने कहा, इस राज को जानने की फिक्र में क्यों दुबले हो रहे हो? हमसे ज्यादा तुम इसकी हिफाजत के गम में दुबले हो रहे हो। हर जगह ये बोझ उठाए फिरते हो और इस कदर तशवीश में मुबतला रहते हो जैसे तुम्हारी जान हो इस डिब्बे में। मोहसिन बोला, जैसे पुराने वक्तों में कहानियों किस्सों में होता था कि फलां समंदर में एक जजीरा है, उस जजीरे के फलां दुश्वार गुजार इलाके में एक गार है, गार में एक पिंजरा है और पिंजरे में तोता है, उस तोते में किसी जालिम कान्हे देव की जान होती थी। मैंने कहा, ख्वाह मुखा ख्वाजा नेक मोहम्मद को मुश्तइल क्यों कर रहे हो? मोहसिन ने कहा, ना ये काना है ना ये काना है, ना जालिम और ना देव। इस डिब्बे में भी कौन सा तोता है? मैंने कहा, लेकिन जो कुछ है वो हम देख लेते हैं। कसम मौला की ऐसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं होगा, तुम कोशिश करके देख लो। डैडी ने संजीदा रहते हुए कहा, फिर कैसे मालूम होगा? मोहसिन बोला, तुम समझते हो हम इस संदूक को खोल नहीं सकेंगे? हाँ, ऐसे खाली हाथों से तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। छेड़नी थोड़ी सी भी मुश्किल है। डैडी बोला, किसी वेल्डर के पास ले जाओगे तो वो अपनी वेल्डिंग टार्च से काट सकता है, मगर इतनी तकलीफ क्यों करते हो? बात यह है अपने सिकंदर बादशाह के हमें तुमसे कुछ छुपाना होता या तुम्हें बताना मंजूर ना होता तो हमें से यूं साथ लिए फिरते। इस संदूक को कहीं भी छुपाया जा सकता था। अपने ऐसे बहुत से ठिकाने थे जहां ये संदूक रख दिया जाता तो किसी को शक भी ना होता। मैं इसको किसी नए सूटकेस में डालकर ऊपर अपने कपड़े रखता और सूटकेस को ताला लगा के किसी भरोसे के आदमी के हवाले कर देता और कहता कि फिर आऊंगा तो ले लूंगा। अव्वल तो कोई खोल कर ही ना देखता और देखता भी तो उसे क्या मिलता? मैं इस संदूक को किसी जगह गाड़ देता तब भी इसका कुछ ना बिगड़ता। तुम खुद सोचो कि जब मैंने इसको बंद रखने के लिए ऐसा इंतजाम किया था कि घर में चोर भी आ जाता तो जक मार के लूट जाता, इस पुराने बेहुदा संदूक पर वक्त जाया ना करता, फिर यह कौन सा मुश्किल काम था कि मैं इसे अपने साथ उठाए फिरने की मुसीबत मोल लेने की बजाय तुम्हारे साथ खाली हाथ फिरता और इस संदूक की तरफ से बेफिक्र रहता कि संदूक महफूज है। मगर कसम मौला की सिकंदर बादशाह, हम तो जिसके दिल से हो गए उसके लिए अपना दिल खोल कर रख दिया। यारों से राज को छुपाया तो वो यारी कैसी? एक न एक दिन तो तुम्हें बताना ही था कि आखिर इस बोझ को गधे की तरह लाद कर फिरने की क्या जरूरत थी। तुम सबका शक में मुबतला होना कुदरती बात थी। मैंने सब कुछ सुना और खामोश रहा। क्यों खामोश रहे? इतना सस्पेंस पैदा करने में कोई मसलत थी? मैंने कहा, नहीं, बस ऐसे ही तमाशा देख रहा था तुम सबके तजस्सुस का। डैडी बोला,
पहले तुम सब हैरान हुए, फिर नाराज होने लगे कि ये क्या कबाड़ साथ लिए फिरने की क्या तुक है। उसके बाद तुम्हारे शुकूक में इजाफा होता गया। तुम लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, कभी इसे कारून का खजाना कहा, कभी पिंडोरा बॉक्स और कभी पुरस्कार संदूक। मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम इसको खोल कर ही दम दोगे। मुझे कोई एतराज नहीं, इसे ले जाओ और खुलवा के देख लो किसमें क्या है। गोया तुम खुद नहीं बताओगे। ये बात नहीं, मैं बता देता हूँ, टैडी बोला। इस संदूक में कम से कम निस्फ वजन का सोना है। बाकी आधा वजन तुम इस फुलादी सेफ का शुमार कर लो जो हर तरफ से बंद है। इसकी मालियत का अंदाजा मैं नहीं लगा सकता। तुम ये हिसाब किताब कर सकते हो क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन सच ये है सिकंदर बादशाह कि इसमें कारून का खजाना है। जब डैडी ने अपनी बात शुरू की थी तो राबिया और नादो भी आ खड़ी हुई थी। उन्होंने हमारी तरफ और हमने उनकी तरफ नाकाबिले यकीन नजरों से देखा, लेकिन डैडी की मतानत में फर्क नहीं आया था और उसकी बात को मजाक समझ के टाला नहीं जा सकता था। कारून का खजाना तो एक मुहावरा था, लेकिन डैडी की बात को हकीकत मान लिया जाता तो इतने सोने की कीमत हमारे लिए कानून के खजाने से कम न थी। तुम्हारे ख्याल में ये कितना सोना होगा? डैडी ने हम सब की हैरत ज़दा खामोश सूरतों को देकर कहा। तुम्हारे इस बेहुदा संदूक का वजन 20 सेर से ज्यादा ही होगा, अगर 1 मन नहीं। मैंने कहा तो 30 सेर फर्ज कर लेते हैं, और तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इसमें 15 सेर सोना है। मोहसिन ने कहा, ख्वाजा साहब 1 तोला सोना भी आजकल 200 रुपए में मिलता है और 1 सेर में होते हैं 80 तोले। फिर तो आप मुझे भी हिसाब लगा के बता दो कि ये सब सोना कितने का हुआ। डैडी उसी सादगी से बोला, हिसाब तो हम लगा लेंगे, लेकिन डैडी इतना सोना तुम्हारे पास आया कहां से? मैंने कहा, और सब दम बखुद उसकी सूरत को देखने लगे।